नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल मैंने धनकर और केजरीवाल की मुलाकात के मायने क्या थे, आपके साथ शेयर किया था। आज मैं एक और बड़ा एक्सपोज़े करने जा रहा हूं। केजरीवाल, जगदीप धनखड़ और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा का क्या कोई कनेक्शन है? और अगर कनेक्शन है तो बराक हुसैन ओबामा के साथ-साथ और किनका-किनका कनेक्शन है? इस देश में क्या-क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, आज इसकी आपको जानकारी दूँगा और आप हैरान हो जाएँगे। कुछ लोगों को मालूम हो, लेकिन अधिकतर लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा। कुछ ऐसे नाम आज मैं बताऊँगा, जिसको आप शुरुआत में याद रखिए, जब आप पूरा कार्यक्रम देखेंगे, पूरे एपिसोड को आपको देखना पड़ेगा और ध्यान से आज इस पूरे कार्यक्रम को जब आप देखेंगे, सुनेंगे, तो इस बात का एहसास होगा कि हमारे देश में क्या-क्या गुल खिल रहे हैं, कौन खिला रहा है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ता किस प्रकार से हमारे देश को तार-तार करने में लगे हुए हैं और कैसे-कैसे शूरमा उसमें शामिल हो रहे हैं। बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की, जगदीप धनखड़ की और बराक हुसैन ओबामा की। आपको ये असहज लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि कोई कनेक्शन नहीं है। बराक हुसैन ओबामा कहाँ, कहाँ जगदीप धनखड़, कहाँ अरविंद केजरीवाल, ये कहीं का कुनबा, कहीं जोड़ा और भानुमति का हमने ये कुनबा जोड़ लिया। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा और भानुमति का कुनबा जोड़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं का ईंट नहीं है, कहीं का रोड़ा नहीं है। इसी दुनिया का ईंट है, इसी दुनिया का रोड़ा है और कहीं हम नहीं जोड़ रहे हैं, जिनसे हम जोड़ रहे हैं, वो सारे साक्ष्य मौजूद हैं और साक्ष्यों के आधार पर मैं आज आपके सामने ये भानुमति का कुनबा जोड़ रहा हूं। इसे आप कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा समझने की भूल ना करिए। 2006 में अरविंद केजरीवाल को रामोन मैगसेसे अवार्ड मिला। साल और व्यक्ति ध्यान से इसे याद रखते जाइए। जिन-जिन व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूं, उसका ध्यान से याद करते जाइए और जब पूरा कार्यक्रम खत्म होगा, तब आपको पता चलेगा, अरे! ये बात थी, ये तो दुनिया को मालूम ही नहीं है। ये तो अचंभित करने वाला मामला है। साल 2006 में रामोन मैगसेसे अवार्ड माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मिलता है। रामोन मैगसेसे अवार्ड कौन देता है? किसे मिलता है? ये कहां से आता है? फिलीपींस के राष्ट्रपति रामन मैगसेसे के नाम पर ये अवार्ड है। लेकिन इस अवार्ड के जो फाउंडर हैं, वो रॉकफेलर ब्रदर्स हैं। 1958 में रॉकफेलर ब्रदर्स ने फिलीपींस के राष्ट्रपति रोमन मैग्सेसे की मृत्यु के बाद इस अवार्ड की घोषणा की थी। रोमन मैग्सेसे को बड़ा ही एक डेमोक्रेटिक वैल्यू वाला एक चमत्कारिक नेता के रूप में फिलीपींस में जाना जाता है। और फिलीपींस ही क्यों चुना? एशिया के और कोई देश क्यों नहीं चुने गए? इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं कि इस एपिसोड को देखने के लिए जिन-जिन व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूं, उसका ध्यान से नाम याद रखिए। मैं ले रहा हूं रॉकफेलर ब्रदर्स का। ये रॉकफेलर कौन है? सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैंने कई बार अपने कार्यक्रम में इस व्यक्ति का नाम उद्धृत किया है, कोविड के दौर में। लेकिन अब ये रॉकफेलर का केजरीवाल कनेक्शन क्या है? रॉकफेलर का
ओबामा कनेक्शन है और फिर ये धनखड़ कनेक्शन, हैरान परेशान हो जाएंगे। लेकिन को जान कोई टेलीविज़न चैनल की हिम्मत नहीं है कि ये बात आपको बताए। किसी समूह की हिम्मत नहीं है कि ये बात आपको बताए। यूट्यूब पर आप भले ही इस बात को देख सकते हैं, 1 आध 2 लोग आपको बता सकते हैं। लेकिन जो बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो शायद आप कहीं नहीं देखे हों या अगर किन्हीं को मालूम होगा जो बहुत रिसर्च कर रहे होंगे, उनको शायद हो सकता है कि मालूम हो। तो सिलसिला शुरू होता है रामन मैगसेसे अवार्ड से। 1958 में रमन मैगसेसे अवार्ड की घोषणा होती है। उसके बाद कालांतर में बहुत सारे लोगों को मिलता है। भारत में ये अवार्ड किरण बेदी को मिल चुका है। इन्हें मिला है माननीय अरविंद जी केजरीवाल को और एक पत्रकार महोदय हैं, मैं उनका नाम लेता नहीं हूं, उनको भी मिला है। इसे कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज। ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि इस अवार्ड को इस स्तर पे फैला दो, इतना प्रतिष्ठित कर दो। प्रतिष्ठित एशिया का नोबेल प्राइज क्यों हो गया, कैसे हो गया? किसी आप मजदूर से अगर जाकर के पूछेंगे कि ये रामन मैगसेसे क्या है, एक मजदूर आपको नहीं बताएगा। लेकिन ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो पावर गैलरी में अपनी दखल रखते हैं या पावर पॉलिटिक्स को समझते हैं, मीडिया में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, कॉर्पोरेट जगत में हैं, उन सबको मालूम है। यही लोग सब डिसाइड करते हैं पॉलिसीज वगैरह को। उनको मालूम है रोमन मैगसेसे के बारे में। तो शुरुआत में तो आपको लगे कि फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर ये अवार्ड मिल रहा है और एशियाई अवार्ड है, इसीलिए इसका वेस्ट से कोई लेना-देना नहीं। रॉकफेलर कौन है? रॉकफेलर ने इस अवार्ड की घोषणा फिलीपींस में आके क्यों की? और फिर वो अवार्ड एशियन कंट्रीज के अलग-अलग देशों के लोगों को क्यों मिलता है? इस सब पर आज प्रकाश डाल रहे हैं। रॉकफेलर अमेरिका का एक ऐसा व्यवसायी है जिन्होंने ये पूरे मॉडर्न मेडिकल साइंस को अपने कब्जे में कर रखा है। सिर्फ मॉडर्न मेडिकल साइंस को नहीं, एग्रीकल्चर को, ह्यूमैनिटीज को और एजुकेशन के अलग-अलग आयामों को। रॉकफेलर एक ऐसा बिजनेसमैन है और ये बेसिकली पेट्रोलियम किंग थे। जब बहुत पैसा इनके पास आ गया तो इन्होंने कहा कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे और डाइवर्सिफाई करने के क्रम में इन्होंने अलग-अलग सेक्टर को, उसमें इस एलोपैथी को, जो आज का एलोपैथी देख रहे हैं आप, इसके फाउंडर और जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। फाउंडर मतलब एलोपैथी के वो नहीं, हिपोक्रेटिस की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक ऐसे बिजनेसमैन का जिन्होंने इसे एक इंडस्ट्री के रूप में पहचान दिलाई। ये मॉडर्न मेडिसिन को, जो फार्मा प्रेमिसेस आप देख रहे हैं, उसके पीछे यही रॉकफेलर है। दुनिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और खास करके अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट में, अब मैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन कह रहा हूं, एग्रीकल्चर नाम ले रहा हूं, इसका संबंध में आगे होगा। बस खाली आप नाम और जो शब्द मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहना है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी इस बिजनेसमैन की बड़ी भूमिका थी। इस बिजनेसमैन ने अपना एक फाउंडेशन बनाया और वो फाउंडेशन आज के दिन में लगभग 125 साल पुराना हो गया है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आजादी के 35 वर्ष पहले से ये रॉकफेलर फाउंडेशन भारत में प्रवेश कर गया था। 1916 में रॉकफेलर फाउंडेशन भारत में प्रवेश करता है और शुरुआत में ये मेडिसिन में अपना हाथ आजमाता है, मतलब मेडिकल साइंस में खुद को झोंकता है। रॉकफेलर 1916 में ही भारत में आकर के भारत के सो कॉल्ड तथाकथित मॉडर्न मेडिसिन को अपने कब्जे में लेता है।
कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है वो व्यापारी है, वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है और वो भारत में आता है और यहाँ सो कॉल्ड तथाकथित मॉडर्न मेडिकल स्ट्रक्चर को अपने कब्जे में लेता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, वो कॉलेज में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपना पैसा लगाता है और जो हमारी जो नेचुरोपैथी थी, आयुर्वेद था, उसको बाहर करता है चलन से। ये काम ये अमेरिका में बहुत पहले कर चुके हैं ये परिवार। रॉकफेलर 1, 2, 3 इस तरह से इनके परिवार में चलता है। तो ये काम अमेरिका में इन्होंने बहुत पहले कर लिया। भारत में जब ये एंटर किया, अमेरिका में भी नेचुरोपैथ की प्रैक्टिस होती थी, अमेरिका में भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस होती थी, नाम कुछ और होता था। लेकिन भारत में आयुर्वेद की प्रैक्टिस, भारत में नेचुरोपैथ की प्रैक्टिस बहुत सर्वसुलभ थी और वही हमारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट का आधार था। तो रॉकफेलर ने 1916 में प्रवेश करके मॉडर्न मेडिसिन पे कब्जा किया और एग्रीकल्चर पर भी कब्जा किया। ध्यान रहते जाइए, अभी मैंने 3-4 लोगों के नाम लिए हैं। अरविंद केजरीवाल, रॉकफेलर, फिलीपींस के राष्ट्रपति रोमन मैगसेसे और बराक हुसैन ओबामा। आगे बढ़ते हैं। रॉकफेलर फाउंडेशन के बाद एक और फाउंडेशन है जो भारत में प्रवेश करता है। रॉकफेलर फाउंडेशन का प्रवेश किया 1916 में। एक है फोर्ड फाउंडेशन। अब ये फोर्ड कौन है? हेनरी फोर्ड को मालूम होगा आपको। ये हेनरी फोर्ड का ही फोर्ड फाउंडेशन है। बहुत बड़े व्यवसायी हैं। ये कार बनाने वाली कंपनी और भी बहुत सारा मल्टी बिजनेस है। जिस प्रकार से रॉकफेलर फैमिली का मल्टी बिजनेस है, ठीक उसी प्रकार से हेनरी फोर्ड और फोर्ड का भी मल्टी बिजनेस है। इन्होंने भी एक फोर्ड फाउंडेशन बनाया। अब ये फोर्ड फाउंडेशन खाली हेनरी फोर्ड नहीं है, फोर्ड के और भी जो छुटभइये नाम और सब भी नाम है, वो सब भी हैं इसमें शामिल। तो ये फोर्ड फाउंडेशन भी बना जो कि अलग अलग देशों में जाकर के ह्यूमैनिटी को डेवलप करने के नाम पर, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन को लेकर के, मॉडर्न मेडिकल रिवॉल्यूशन को लेकर के, ह्यूमैनिटीज को कंट्रीब्यूट करने के नाम पर फाउंडेशन बनता है अमेरिका में। फोर्ड फाउंडेशन भी बना। आप में से बहुत शायद ही कुछ लोगों को मालूम हो कि फोर्ड फाउंडेशन भारत में इंटर कब किया? 1950 में फोर्ड फाउंडेशन की एंट्री होती है 1950, रॉकफेलर 1916। फोर्ड फाउंडेशन का जो अपना कब्जा है वो इस कदर है कि वो सीधे पंडित नेहरू के कमरे तक उनकी पहुंच है, फोर्ड फाउंडेशन के लोगों की और रॉकफेलर वालों की। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब ये एक मिनट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय थे, बड़े विद्वान, उद्भट विद्वान। उनकी मुलाकात होती है रॉकफेलर थर्ड से और दिल्ली में एक सेंटर है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। रॉकफेलर की मुलाकात सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से होती है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इसकी चर्चा करते हैं पंडित नेहरू जी से और फिर भारत में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की नींव रखी जाती है जो लोधी कॉलोनी में है, लोधी रोड पर है और लोधी गार्डन के बगल में है। और यही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है जो भारत में उस वक्त नेहरू के जमाने से चल रहा है। ये भारत का एक ऐसा सेंटर बना जहां पर कि तथाकथित इंटेलेक्चुअल, ब्यूरोक्रेट्स, कॉरपोरेट दुनिया के सीईओज आकर के मिलते थे, हॉबनॉबिंग करते थे, एक्सचेंज करते थे आइडियाज को। इसका सेंटर बनाइए। असल में ये आइडिया एक्सचेंज करने का सेंटर नहीं था, ये सेंटर था भारत के इंटेलेक्ट को कब्जा करने का, उसको हिप्नोटाइज करने का, उसे जो बताने का वही करवाने का। मतलब
exchange of idea, exchange of intellect, along with among the partner countries, ये इनका इसके लिए ये सेंटर बना। और दुनिया भर के इसमें इंटेलेक्चुअल्स आकर के बैठना, बातें करना, भारत के भी लोग बनना। अब ये जो क्लब है आईआईसी क्लब, इसको बनाने में बड़ी महती भूमिका पंडित नेहरू जी ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने और रॉकफेलर जी ने की थी। एक एक नाम को ध्यान से याद रखिए। अब यहां से ये सिलसिला शुरू होता है। रॉकफेलर ने भारत के मेडिकल पूरे सेक्टर को कब्जा किया 1916 से। एग्रीकल्चर सेक्टर को बाद में अलोंग विथ फोर्ड फाउंडेशन, और ये फोर्ड फाउंडेशन रॉकफेलर फाउंडेशन मिल करके काम करते हैं। एशियन कंट्रीज में, खाली भारत में नहीं, विभिन्न देशों में काम करते हैं। और इनका एजेंडा होता है अपने व्यापारिक हित को साधना, वहां के लोगों के दिमाग को हाईजैक करके, उन्हें फंसा करके, उनको कुछ कौड़ी फेंक करके, उनके माध्यम से उस देश में अपनी जड़ जमाना और अपने लाइक माइंडेड बिजनेस हाउसेस को वहां पर एंटर करवाना। आज के दिन में भारत में आप अगर ये सोच रहे हैं कि घड़ी आपकी है, कपड़ा आपका है, शैम्पू आपकी है, कुछ भी आपका नहीं है। सब आप विदेशी कंपनियों के बनाए हुए प्रयोग कर रहे हैं। भारत की जो अपनी कंपनियां हैं, जिसे आप भारतीय कंपनी कहते हैं, उनको भी शुरुआत में ये उनके फ्रंट मैन के रूप में काम करते थे, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करते थे। अब मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूं, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उस पर भी एक दिन बनाएंगे कि टाटा की क्या भूमिका है, ये जो अंबानी ब्रदर्स को देख रहे हैं इनकी क्या भूमिका है, सबके बारे में बताएंगे। लेकिन आज नहीं। आज तो धनखड़ और केजरीवाल, बराक हुसैन ओबामा पर केंद्रित रहिए। बस मैं आपको थोड़ा सा पीछे का प्रकरण बता रहा हूं कि कैसे खेल चल रहा है। तो फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन ने एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन तीनों पर अपना कब्जा जमा लिया। अपने अपने लोगों को बनाया, भारत के ही लोगों को अपना बनाया, उनको दिया, अपने लोगों को भी रखा, भारत के लोगों को रखा। और तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। 1950 से फोर्ड फाउंडेशन, 1916 से रॉकफेलर फाउंडेशन। रॉकफेलर फाउंडेशन का ही अवार्ड है रामोन मैगसेसे अवार्ड। रामोन मैगसेसे अवार्ड 2006 में माननीय अरविंद केजरीवाल को मिलता है। अब आता है बराक हुसैन ओबामा की बात। क्यों मैं सहसा बराक हुसैन ओबामा की बात कर रहा हूं? 1971-72 में एक संस्था का निर्माण, जो बाद में 1992 ऑफिशियली कहें तो 1992 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसके सर्वे सर्वा बने कॉलिस स्वाब, जो आज भी चेयरमैन है कॉलिस स्वाब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक प्राइवेट बॉडी है, लेकिन नाम से आपको लगेगा कि ये पूरी दुनिया का अधिकृत बॉडी है। ये मतलब सरकारों की इसमें भागीदारी, सरकारें भागीदारी करती हैं, लेकिन ये सरकार की कोई अधिकृत भागीदारी वाली कोई कोई फोरम नहीं है। ये कुछ माफियाओं का पॉकेट का ये फोरम है, और इसमें दुनिया के बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने शामिल हैं। इसका बहिष्कार कुछ दिन पहले, आज से 5 साल पहले, एलोन मस्क ने किया था। आज इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे मोटे तौर पर ये जो शख्स है वो कॉलिस श्वाब और बिल गेट्स का कब्जा है। बिल गेट्स एक पावर ब्रोकर है, जो कि कॉलिस श्वाब के साथ मिलकर के दुनिया भर के बिजनेस हाउसेस को इकट्ठा करता है, और हर साल ये स्विट्जरलैंड के डावोस में मिलता है, और वहां से ये प्लानिंग करता है कि किस देश में कौन सी चाल चलनी है, कहां पर क्या करना है, कहां पर जाके अनरेस्ट पैदा करना है, कहां पे बिना अनरेस्ट पैदा हुए काम हो जाएगा, किनको फंसाना है, किनको बढ़ाना है, किनको गिराना है। इसकी प्लानिंग के लिए
ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, लेकिन सामने से ये दिखता है कि नहीं ये बिज़नेस कॉर्पोरेशन है। ये बिज़नेस के लिए आपस में लोग अपने आइडिया को एक्सचेंज करते हैं स्विट्ज़रलैंड के डावोस में जाकर के, हर साल होता है। और यहाँ से बड़े-बड़े पत्रकारों को चार्टर्ड प्लेन से या उनके प्लेन के साथ ये लोग जाते हैं और वो जो गुलाबी ठंड का वहाँ से आकर के रिपोर्टिंग होती है। अंग्रेजी चैनल के, हिंदी चैनल के बड़े-बड़े लॉन्ग कोट में एंकर्स पहुँचते हैं और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन का इंटरव्यू करके वहाँ से चलाते हैं। सामने से तो आपको दिखता है, लेकिन वहाँ ये जो अड्डा है, ये हर देश में कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, इसकी प्लानिंग होती है। अब मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात क्यों कह रहा हूँ? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक कार्यक्रम बनाया है। उस कार्यक्रम का नाम है यंग ग्लोबल लीडर्स फोरम। उस फोरम का नाम है, एक फोरम बनाया है, यंग ग्लोबल लीडर्स फोरम। उसमें ये क्या करते हैं, ये जितने इनके संपर्क में आने वाले यंगस्टर हैं अलग-अलग फील्ड के, उसमें डॉक्टर बड़ी तेजी से जा रहे हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, इन सबको इनके ऊपर इनकी नज़र रहती है और इनको ये फिर आमंत्रित करते हैं और इनको फिर वो ट्रेनिंग देते हैं। अब जिसको मान लीजिए कि आपको स्विट्ज़रलैंड से किसी का कॉल आया कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, मैंने आपका प्रोफाइल देखा है, आप आइए यहाँ पे। आप तो खुश हो जाएँगे, घर में आपकी रेवड़ियाँ बँटने लगेंगी, लड्डू बाँटने लगेंगे, घी के दिए जला देंगे। बहुत सारे हमारे लोग हैं यहाँ पर जो घी के दिए जला रहे हैं उनसे मिल करके, उनसे पे आप हैरान हो जाएँगे एक-एक इंस्टीट्यूट का और इंडिविजुअल का अगर मैं नाम दूँ, सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं। ये कौन-कौन इस खेल में शामिल हैं। तो आप मुझे पूरा दिन लग जाएगा इस पूरे वीडियो को बनाने में। खैर वो फिर कभी। अभी धनकर, केजरीवाल, ओबामा और ये पूरी कहानी क्या है ये मैं बता रहा हूँ। तो इन्होंने वर्ल्ड यंग ग्लोबल लीडर्स एक प्रोग्राम फोरम बनाया और उसमें दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित करना शुरू किया। उस फोरम के मेंबर हैं बराक हुसैन ओबामा। अब टाइमिंग ध्यान रखिए। 2006 में अरविंद केजरीवाल को रामोन मैगसेसे से अवार्ड मिलता है। यंग ग्लोबल लीडर्स फोरम के मेंबर हैं बराक हुसैन ओबामा। 2008 में अमेरिका में बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति बनते हैं और उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बड़ी भूमिका है। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है कि पूरी दुनिया में जहां पर किसी नेता को जिस देश में आगे बढ़ाना हो, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है, क्योंकि इनके संपर्क में बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं और बड़े कॉर्पोरेट घराने के मीडिया हाउस हैं, तो उस मीडिया में ऐसे पर्सनैलिटीज को प्लांट करते हैं और प्लांट करके उसकी ब्रांडिंग कर देते हैं। और फिर जब उसकी ब्रांडिंग हो जाती है तो वो कोई ना कोई पद पा जाता है और जब वो कोई पद पा जाता है, जिम्मेदारी वाला पद जो कि सरकारी पद होता है, तो वो सरकारी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है और जब वो सरकारी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है तो ये पॉलिसी उस कॉर्पोरेट उस बिजनेस घरानों को फायदा पहुंचाता है। तार बहुत लंबा है, मैं बताते जा रहा हूं और आपकी शायद अब आंख खुल रही होगी। तो यंग ग्लोबल लीडर्स फोरम के मेंबर बराक ओबामा 2008 में प्रेसिडेंट बन जाते हैं और 2009 में राजीव जे शाह, नाम याद रखिए ध्यान से, राजीव जे शाह, ये व्यक्ति देख रहे हैं, ये राजीव जे शाह को यूएस एड का चेयरमैन बनाते हैं। अब यूएस एड क्या है आपको मालूम होगा। अमेरिकी सरकार की एक बॉडी है जो अलग-अलग देशों में खास करके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में वहां के ह्यूमन इंडेक्स को बढ़ाने के लिए डोनेट करती है। ह्यूमन इंडेक्स को बढ़ाती-बढ़ाती कुछ नहीं है, ये अपने इंटेलिजेंस को पेनिट्रेट करती है और वहां के समाज की इंफॉर्मेशन देता है और उसके हिसाब से फिर वो बांह मरोड़ता है वहां की सरकार को और फिर अपना फायदा लेता है। यह है यूएसएड। राजीव जे शाह 2009 में यूएस एड के चेयरमैन बनते हैं। राजीव जे शाह बाद में
यूएसएड के चेयरमैन बनने के बाद रॉकफेलर फाउंडेशन के चेयरमैन बन जाते हैं। आप कनेक्शन देखिए, रॉकफेलर फाउंडेशन और ओबामा बराक हुसैन ओबामा फाउंडेशन होता है। बराक हुसैन ओबामा और रॉकफेलर फाउंडेशन के बीच में कोलैबोरेशन होता है विभिन्न मुद्दों पर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर, मेडिसिनल डेवलपमेंट पे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। और ये जो राजीव जे शाह हैं, यूएसएड में आने से पहले बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लीड कर चुके थे राजीव जे। 2000 में बिल गेट्स ने इस बेईमान, इस भ्रष्ट बिल गेट्स ने अपना फाउंडेशन बनाया, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने हेल्थ केयर में काम करने के लिए, रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए इन्वेस्ट किया। और अभी बिल एंड मिलिंडा गेट्स दुनिया भर की जितनी फार्मा कंपनी है, नाम ले लीजिए आप, कोई बड़ी फार्मा कंपनी नहीं बची है जिसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इन्वेस्ट नहीं किया है। इन्वेस्टमेंट, वो डोनर नहीं है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन डोनर नहीं है, ध्यान रहे, इन्वेस्टर है, स्टेक है उनका। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में स्टेक है और भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उनमें भी उनका निवेश है। उसी बिल गेट्स फाउंडेशन के में ये जो राजीव जे शाह हैं, ये इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन प्रोग्राम के प्रमुख थे। उसमें बड़ा काम किया था राजीव जे शाह साहब ने। उसका पारितोषिक मिला कि वो यूएस एड के चेयरमैन बना दिए गए, क्योंकि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन एसोसिएशन विथ क्वास्वाब। क्वास्वाब कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक फोरम जिसके बराक हुसैन ओबामा मेंबर। अब बराक हुसैन ओबामा, क्वास्वाब, बिल गेट्स, इनकी तिकड़ी बनती है और यहां से ये खेल शुरू होता है मित्रों। साल है 2000 से 2009 के बीच का। और 2006 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी भारत में एंटर करता है। और भारत सरकार के साथ, जब मनमोहन सिंह की सरकार है, तो भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट करती है। वो एग्रीमेंट होता है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का खेल। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनती है, जिसमें भारत सरकार 60 करोड़ रुपए देती है और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 60 करोड़ रुपए देती है। और ये हेल्थ केयर को कंट्रोल करने लगती है। और आज भी यही फाउंडेशन भारत को कंट्रोल कर रहा है, जिसके बारे में मैं अपने मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को कई बार बता चुका हूं और कई बार संभवतः हमारे कार्यक्रम को देखे भी होंगे। अब शायद और उनकी दृष्टि क्लियर होगी। तो बराक हुसैन ओबामा, बिल गेट्स, क्योंकि बराक हुसैन ओबामा बिल गेट्स के एम्प्लॉय को यूएसएड का चेयरमैन बनाता है और वही यूएसएड का चेयरमैन रॉकफेलर फाउंडेशन का जाकर के चेयरमैन बन जाता है, राजीव जे शाह। बराक हुसैन ओबामा और रॉकफेलर फाउंडेशन के बीच में रिश्ता क्या है? डेरेन वॉकर, डेरेन वॉकर नाम का व्यक्ति जो बराक हुसैन ओबामा के बोर्ड में, यह है डेरेन वॉकर, बराक हुसैन ओबामा फाउंडेशन के मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर हैं, और रॉकफेलर फाउंडेशन के भी बोर्ड मेंबर हैं। ध्यान रखिए आप, बराक हुसैन ओबामा और रॉकफेलर फाउंडेशन, दोनों फाउंडेशन मिलकर काम कर रहा है। और इस दोनों में जो एक व्यक्ति है डेरेन वॉकर, ये दोनों बोर्ड पर मेंबर बने हुए हैं। मतलब ये दलाली कर रहा है ये शख्स, रॉकफेलर फाउंडेशन और ओबामा फाउंडेशन के बीच में। रॉकफेलर फाउंडेशन पैसा अपना लगाता है, ओबामा फाउंडेशन, ओबामा कौन है? कोई बिजनेसमैन तो है नहीं। ओबामा ने फाउंडेशन बनाया और बिजनेसमैन का पैसा उसमें आना शुरू हुआ और फिर वहां से इन्होंने खेल करना शुरू किया। अब ओबामा को एक कल्ट के रूप में बनाया गया। अरे शानदार ओरेटर, मैं भी एक समय में ओबामा से प्रभावित हो गया था, बहुत जबरदस्त। जब वो यहां पर आए थे अभी 2014 में, हम मोदी जी को सीख देके गए थे। बहुत एलोक्वेंट, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, इमोशनल, रोते भी हैं, गाते भी, हर तरह से। मैं भी इंप्रेस हो गया था ओबामा से।
लेकिन अब जब मैंने इसका पूरा रिसर्च किया है, तो पता चला है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी क्या-क्या खेल करती है। अब ये बराक हुसैन ओबामा को इन्होंने एक लीडर के रूप में इमर्ज कराया और बराक हुसैन ओबामा को दिखा-दिखा करके दुनिया भर में इन्होंने कहा कि इस तरह का न्यू लीडरशिप तैयार करो। बराक हुसैन ओबामा कोई डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता नहीं थे। वो एक लॉयर थे, वहाँ से वो डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर बने और फिर वो प्रेसिडेंशियल चुनाव में आए और यकायक मीटेरिक राइज हुआ बराक हुसैन ओबामा का। यंगेस्ट ऑलमोस्ट यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गया। यंगेस्ट नहीं भी हो तो यंग तो थे, बहुत यंग थे। अभी भी वो 60-65 के हुए हैं। तो बराक हुसैन ओबामा एकदम से कैरिस्मेटिक लीडर के रूप में इस पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वर्ल्ड डब्ल्यूईएफ ये 4 मिल करके इन्होंने खड़ा कर दिया। अब ये फोर्ड फाउंडेशन भारत में जो 1950 से काम कर रहा था, वो केजरीवाल और गैंग के भी संपर्क में आया। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। फोर्ड फाउंडेशन ने केजरीवाल के क्लोज सहयोगी मनीष सिसोदिया को काफी मात्रा में पैसे देकर के मदद किया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल जो उपज हैं, ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और पीछे से बराक हुसैन ओबामा। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस स्टोरी। ये सब लोग मिलकर के भारत में एक चेहरा को खड़ा किया। वरना आप कल्पना कीजिए, मैं मीडिया में हूँ, 25 वर्ष मुझे हो गए मीडिया। आज तक मैंने नहीं देखा था कि जो मूवमेंट अभी हुआ नहीं, होने वाला है, उस मूवमेंट को कवर करने के लिए देश के 22 टेलीविजन चैनल्स के ओबी वैन जंतर-मंतर पर लग जाएँ। अप्रैल 2011 में अकल्पनीय बात, आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये कैसे हुआ? ये चमत्कार कहां से हुआ? 22 चैनल, 22 ओबी वैन मेरी इन्हीं 2 आंखों ने देखा था और उस वक़्त मैं भी इसके झांसे में आ गया। मैंने इसे सच कह दिया था, एक टेलीविजन चैनल पे रहते इस शख्स को, केजरीवाल को मैंने कहा था संत है। एक साथ 22 टेलीविजन चैनल्स के ओबी वैन, आउटडोर ब्रॉडकास्ट वैन जिसको कहते हैं, ओबी वैन का इंस्टॉल हो जाना और वो लाइव टेलीकास्ट होने लगना, ये यूं ही नहीं हुआ था। फाउंडेशन के लोग हर जगह घुसे हुए हैं और वो इन्हें पीछे से मदद कर रहे थे, मीडिया मैनेज कर रहे थे। उनकी उपज है ये माननीय अरविंद केजरीवाल। वरना अरविंद केजरीवाल जैसे का, और सुनिए, अरविंद केजरीवाल 2009 से पहले एनडीटीवी नाम के चैनल पे एक मुद्दा कार्यक्रम लेकर के आते थे रात में 11 बजे। इन सबके मदद कर, ये सबका भी कनेक्शन है। ये सब फाउंडेशन वाले लोग हैं, ये जो चैनल वाले लोग हैं ना, अब तो खैर चले गया, वो एनडीटीवी नहीं रहा, अब तो खैर अडानी जी का है वो चैनल। लेकिन जब तक ये एक सो कॉल्ड सफेद पोस्ट, सबसे सुसभ्य, सबसे सुसंस्कृत जर्नलिस्ट के पास था, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, आप समझ जाएँगे। सबसे सोफिस्टिकेटेड and many say that uh, Mr. Dash taught me the ABC of journalism. But the dark side of that Dash man is something else. बिल्कुल डिफरेंट है उनका। उनका क्या-क्या रिलेशन है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगा, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये है अरविंद केजरीवाल के पीछे इंडियन फाउंडेशन और बराक हुसैन ओबामा का कनेक्शन, कॉलिस स्वैप का कनेक्शन। अब वही धुन तैयार की जा रही है धनखड़ के मामले।
यही गैंग एक्टिव हो गया है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गैंग, खान मार्केट का गैंग, जिसे मोदी जी खान मार्केट गैंग कहते हैं और डिफरेंट टेलीविजन चैनल वाले खान मार्केट गैंग कहते हैं। वाक़ई में वो यही खान मार्केट गैंग है। और ये आईआईसी और खान मार्केट गैंग जो है, अब आईआईसी हालाँकि डिफरेंट हो गया है। अब तो ख़ैर मोदी जी का वहाँ वर्चस्व है और वहाँ आप जा सकते हैं। हमने कई कार्यक्रम किए। अभी मैंने इंटरनेशनल डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस किया, इसी आईआईसी में हमने तय किया था कि रॉकफेलर की छाती पर मूँग दलूँगा। तो रॉकफेलर के सेंटर में ही हमने इंटरनेशनल डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें डॉक्टर पीटर निकोला, डॉक्टर मल्होत्रा तक आए। अब यही गैंग रॉकफेलर, फोर्ड, ओबामा फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन, ये सारा फाउंडेशन सब मिल करके एक षड्यंत्र रच रहा है और वो षड्यंत्र है किसान के नाम पर आंदोलन खड़ा करो। जो 2020-21 में जो प्रयोग हुआ था, वो सही था। हालाँकि उसमें मैं अपने सरकार की गलती मानता हूँ क्योंकि हमारी सरकार भी शायद समझने में गलती हो गई है मोदी जी को। ये बहुत फार चले गए इस बिल गेट्स के साथ। इस फ्रॉड बिल गेट्स के साथ बहुत पार चले गए, बहुत लंबा चले गए। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो देश के जो ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्होंने इनको गुमराह किया है हमारे मोदी जी को, अब शायद मोदी जी को पूरी तरह से समझ में आ गई है इन माफियाओं का गेम प्लान कि ये कैसे इनको फँसाया कोविड के दौरान, कैसे एक ड्यूटी की माँग के लिए इन्हें फँसाया, विपक्ष से करवाया। अगर नहीं देते तो सरकार को बदनाम करते और देते तो उनसे होने वाले जो नुकसान है उसके लिए सरकार को बदनाम करते। तो बुरी तरह से इन्होंने सरकार को फँसा दिया और इस बारे में क्युबेक नेटवर्क अलर्ट कर रहा था मोदी जी को, कर रहा था लगातार। लेकिन उस वक़्त मोदी जी को समझ में आई नहीं। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। अब शायद मोदी जी समझ रहे हैं, अब समझ रहे हैं इन माफियाओं की साजिश को और इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को कि ये आपके अपने नहीं हैं। ट्रंप भले ही बेवकूफ़ी कर सकता है, लेकिन ट्रंप आपके दोस्त थे, आपके साथ चलते। हालाँकि एक हिस्ट्री है रिपब्लिकन के साथ, वो भी दुनिया में अनरेस्ट ही करता है और अमेरिकन पर आप इतना जल्दी भरोसा भी मत करिए। लेकिन जब आपने अलाय बनाया था, तो थोड़ा उनके साथ चलते, वो आपके साथ ज़्यादा खड़े होते। ये नहीं, ये तो आप हुसैन ओबामा के ऊपर मैं अलग से एक कार्यक्रम करूँगा, कि वो कैसे मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बना, मुसलमान हो करके और इसको कैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने यूज़ किया, ओबामा को आगे खड़ा किया। इसलिए अपने मैं मुसलमान भाई-बहनों को भी मैं बताऊँगा कि कैसे उनके कार्यकाल में क्या-क्या हुआ, तो कौन ईमानदार है और कौन बेईमान इसे पढ़ना पड़ेगा। अभी ये सारा गैंग अप हो करके भारत को अनरेस्ट करने के लिए एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है और उसमें भारत के कुछ जो लोग हैं, जो इस पूरे गैंग से पैसा ले रहे हैं, कमा रहे हैं, वो उनको प्रॉफिट कर रहा है मित्रों। ये कनेक्शन है फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, बराक हुसैन ओबामा फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन सब मिलकर के केजरीवाल के साथ और मनीष सिसोदिया के साथ और उसके बाद अब नया निशाना धनखड़ साहब है। तो आप अलर्ट रहिए। मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, आपका कोई नहीं होता है। मुझे ये कहने में आपत्ति नहीं है कि हमारी सरकार भी ये सरकार मोदी जी की सरकार है। इन्होंने बहुत कुछ किया है आप और हो सकता है आगे भी करेंगे। लेकिन एक गलती कर रहे थे, ये फँस गए थे यही ओबामा की बिल गेट्स की चाल में और ये 3 बिल जो लाए थे उनके इशारे पर लाए थे। ये गड़बड़ी थी। ये एग्रीकल्चरल खेल चल रहा था और कोविड के दौरान जबकि पूरी दुनिया में लगा हुआ है लॉकडाउन तो उसी बीच में ये बिल लेकर के आ गए। तो ये गलत किया और इसीलिए इन्होंने इनको माफ़ी माँगनी पड़ी। अब मैं आपको फिर चौंका रहा हूँ और फिर सावधान कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यालय के आस-पास आप सरकार तो बदल गई, तंत्र नहीं बदला है। तंत्र में गेट्स के, रॉकफेलर के, फोर्ड के, बराक के मोल मौजूद हैं, उन्हें पहचानिए। उन्होंने सिस्टम पर कब्जा कर लिया है और वो इस तरह के
देश विरोधी आंदोलनों को हवा दे सकते हैं। तो आपको मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ, फिर आप मुझे ना कहिएगा कि हमने आपको नहीं बताया। मैं आप दर्शकों से अनुरोध करता हूँ, इन सब के बारे में रिसर्च कीजिए। रॉकफेलर फाउंडेशन क्या है? ये कैसे मेडिसिन को कंट्रोल किया? फोर्ड फाउंडेशन क्या है? इन्होंने मेरा अपना देश का भला नहीं किया, इन्होंने देश को कब्जे में किया। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कनेक्शन शायद अब आपको समझ में आया होगा। रामन मैग्सेसे अवार्ड देकर के इनको बढ़ाया गया। 2009 में इनका ग्राफ ऊपर, 2006 में रामोन मैग्सेसे अवार्ड, 2009 में ये आंदोलन की शुरुआत करता है केजरीवाल, 2010 में ये आंदोलन तेज होता है, 2011 में इनके आका का इनके ऊपर हाथ पड़ता है, वहाँ से ये आंदोलन शुरू करता है, फिर ये पार्टी बनाता है, फिर ये सरकार बनाता है और अब ये नई रणनीति बनाने पर लगा हुआ है। आप समझदार हैं, आप समझ गए, तो आप अलर्ट रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।